नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको के साथ संयुक्त प्रेस बयान में दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा देने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रॉबर्ट फीको न सिर्फ एक अनुभवी नेता हैं बल्कि भारत के सच्चे मित्र भी हैं और भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत बनाने में उनकी अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली स्लोवाकिया यात्रा है और इस मौके पर दोनों देशों ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी का दर्जा देने का फैसला किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रॉबर्ट फीको के बीच ब्रातिस्लावा में द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें व्यापार, निवेश और आपसी सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने स्लोवाकिया की कंपनियों को भारत में निवेश और कारोबार के लिए आमंत्रित किया। साथ ही उन्होंने आत्मीय स्वागत और सम्मान के लिए स्लोवाकिया का आभार भी जताया। तो भारत स्लोवाकिया संबंधों को नई दिशा मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। दोनों देशों ने व्यापक साझेदारी का फैसला लिया है। तो व्यापार और निवेश बढ़ाने पर अहम चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रॉबर्ट फीको के बीच हुई। दोनों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और जिसमें दोनों देशों के संबंधों को लेकर भी बातचीत की गई। दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार, दोबरी दिन। हमारे आत्मीयता भरे स्वागत के लिए मैं प्राइम मिनिस्टर फिको का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। वे अनुभवी लीडर होने के साथ साथ भारत के सच्चे मित्र हैं। भारत स्लोवाकिया संबंधों को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में उनकी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता का विशेष महत्व रहा है। मुझे खुशी है कि आज उनसे मिलकर मुझे हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने का सुअवसर मिला। मेरी ये यात्रा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। मुझे खुशी है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर अमेरिका और ईरान के बीच बनी सहमति का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में लंबे समय से जारी संघर्ष की वजह से पूरी दुनिया को गंभीर आर्थिक उथल-पुथल का सामना करना पड़ा और कई देशों में लोगों की जान भी गई। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस सहमति के लागू होने से क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी, साथ ही आवाजाही और व्यापार की आज़ादी सुनिश्चित हो सकेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि बाकी मुद्दों पर भी बातचीत के जरिए स्थायी और अंतिम समझौता किया जाएगा, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव कम होगा और वैश्विक स्तर पर सकारात्मक माहौल बनेगा। वहीं दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया और एपेक्स बैंक की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सहकारी बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत बनाने, वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र को देश की आर्थिक मजबूती का अहम आधार बताते हुए बैंकों के कामकाज, योजनाओं और भविष्य की रणनीतियों की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने तकनीकी सुधार, बेहतर बैंकिंग सेवाओं और आम लोगों तक सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने पर भी जोर दिया। वहीं पटना सिविल कोर्ट से जमानत मिलने के बाद ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के संचालक रोशन आनंद सोमवार को जेल से बाहर आ गए। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने अपने भाई की मौत को लेकर बड़ा आरोप लगाया। रोशन आनंद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके भाई की हत्या एक साजिश के तहत करवाई गई है। उन्होंने खान सर, फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक आरएस प्रसाद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक वो जेल से बाहर थे तब तक उनके भाई को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनके जेल जाने के बाद ही हत्या हो गई। रोशन आनंद ने दावा किया कि उनके खिलाफ साजिश रची गई और गोलीबारी को लेकर भी झूठे आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि फायरिंग किस तरह से हुई थी, फिर भी पुलिस ने फैजल खान को गिरफ्तार नहीं किया। वहीं जेडीयू नेता और मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि पटना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। इस घटना पर सांसद पप्पू यादव ने भी दुख जताते हुए कहा कि ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस की नेपाल के विराटनगर में हत्या बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
उन्होंने बिहार सरकार से नेपाल प्रशासन के साथ समन्वय कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। देखिए, मामले की तहकीकात पटना पुलिस कर रही है और जो भी उचित होगा, जो भी न्याय संगत होगा, पुलिस कर रही है बगैर भेदभाव के और बगैर किसी दबाव के। और इसमें जो भी दोषी होंगे, जिनकी भी गलती है, तो निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई पहले भी करती आई है और अब भी करेगी। सभी जानते हैं कि कानून का राज बिहार में है और कोई भी व्यक्ति हो, वो कानून के दायरे में अगर गलत करता है, कोई भी इलीगल काम करता तो आता है। तो निश्चित रूप से मामला अनुसंधान अंतर्गत है। सीनियर एसपी पटना इसको स्वयं देख रहे हैं और पुलिस के वरीय पदाधिकारी इसका अनुश्रवण कर रहे हैं। तो जो न्याय संगत कार्रवाई है पुलिस कर रही है, आगे भी करेगी। फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक RS प्रसाद ने षड्यंत्र रच करके हमारे भाई की हत्या करवाई है। और जब मैं बाहर था तो क्यों हमारे भाई के साथ कुछ नहीं हुआ, और जब मैं जेल चला आया तो मेरे भाई की हत्या हो गई। ये साजिश है, साजिश है। और देखिए फैजल खान की अगर हम बात करें तो फैजल खान कितना झूठ बोला है। आप गोली हुई किसकी तरफ से हुआ? गोलीबारी हुआ है, खान की तरफ से गोलीबारी हुआ है। वहीं माइंस और स्टील पर संसद की स्थायी समिति की बैठक आज हुई, जिसमें कोल ब्लॉक ऑक्शन और एलोकेशन प्रोसेस की समीक्षा और क्लीन एवं ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भारत की स्थिति जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में कोल उत्पादन प्रक्रिया को और बेहतर बनाने और उसे स्ट्रीमलाइन करने पर जोर दिया गया। समिति के चेयरपर्सन अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि बैठक में कोयला ब्लॉकों के आवंटन और नीलामी प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने पर विचार हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि देश में कोयले का उत्पादन अब 1 बिलियन टन प्रति वर्ष के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। साथ ही पावर मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय समेत सभी संबंधित विभागों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि ऊर्जा क्षेत्र को अधिक मजबूत और टिकाऊ बनाया जा सके। आज क्या क्या समीक्षा की आपने? कोल ऑक्शन और एलोकेशन प्रोसेस, उसके ऊपर बैठक थी और ये था कि देश की एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर और विकसित भारत बाय 2047 इस लक्ष्य के लिए किस तरह से कोल मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय और हमारा पावर मंत्रालय अलग अलग कदम उठा रहा है और किस तरह से इस पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जाए। अगर पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी की आवश्यकता है तो उसमें दिन कम कैसे लगे, एक्सप्लोरेशन तक जाने के लिए किस तरह से तेजी के साथ आगे बढ़ा जाए, और बिजली उत्पादन में जो सारी ज़रूरत है, चाहे रेल लिंकेज की जहां से कोल निकलना है और प्लांट तक पहुंचाने के लिए, उसमें कैसे समन्वय बिठाया जाए। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि जहां मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट में क्लियरेंस के लिए 181 के लगभग दिन लगते थे, अब उसको कम करके लगातार मीटिंग्स करके लगभग 80 दिन तक हम लोग लाए। और उसी तरह से कोल ऑक्शन और एलोकेशन में भी पहले से बेहतर होना शुरू हुआ है जब से प्रोसेस शुरू हुई। और कोयले का उत्पादन भी देखा जाए तो 1 बिलियन टन सालाना होना अपने आप में बड़ी बात है, वो भी हुआ है, वो अपने आप में रिकॉर्ड उत्पादन है। कुल मिलाकर आगे दिन कम कैसे लगे मंजूरी के लिए, उत्पादन के लिए और प्लांट तक पहुंचाने के लिए, उसके ऊपर ये बैठक बहुत सफल रही और तीनों मंत्रालयों को और बेहतर समन्वय करने के लिए कहा। आज क्या क्या समीक्षा की आपने? कोल ऑक्शन और एलोकेशन प्रोसेस। वहीं चीन ने भी अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया है और साथ ही होर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने की मांग की है। चीन ने कहा कि समझौते से क्षेत्र में लंबे समय से जारी तनाव को कम करने में मदद मिलेगी और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार पर सकारात्मक असर पड़ेगा। चीन ने यह भी स्पष्ट किया है कि होर्मुज जलमार्ग को खुला रखना अंतर्राष्ट्रीय तेल और व्यापारिक आवागमन के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यह दुनिया के प्रमुख ऊर्जा मार्गों में से एक है। चीन का कहना है कि इस तरह के कदम से पश्चिम एशिया में स्थिरता बढ़ेगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी।
वहीं उत्तराखंड के बैरागीवाला गांव में खेत में पानी छोड़ने को लेकर दो समुदायों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। झड़प के दौरान स्थिति इतनी बिगड़ गई कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य विनोद कुमार की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की और अप्रिय घटना को रोका जा सके। वहीं ब्रिटेन की ओर से एक ऑयल टैंकर जब्त किए जाने के मामले में रूसी दूतावास ने स्पष्ट किया है कि जहाज पर किसी भी रूसी नागरिक की मौजूदगी नहीं थी। दूतावास ने अपने बयान में कहा कि इस घटना से रूस के नागरिकों का कोई संबंध नहीं है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों और ऊर्जा परिवहन से जुड़ा होने के कारण संवेदनशील माना जा रहा था। तो फिलहाल ब्रिटेन की ओर से टैंकर को जब्त किए जाने के कारणों और उससे जुड़े कानूनी पहलुओं पर आधिकारिक विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। इस घटनाक्रम के बाद कूटनीतिक स्तर पर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं और संबंधित पक्षों के बीच आगे बातचीत की संभावना बनी हुई है। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बिदादी टाउनशिप प्रोजेक्ट का बचाव करते हुए विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना राज्य के विकास और शहरी विस्तार की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है और इससे क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, रोजगार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को अनावश्यक रूप से राजनीतिक रंग दे रहा है, जबकि सरकार का उद्देश्य पारदर्शी तरीके से विकास कार्यों को आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि परियोजना से स्थानीय लोगों को लंबे समय में बड़ा लाभ मिलेगा और बुनियादी सुविधाओं में सुधार भी होगा। ಅಕ್ವಿಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಟೌನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತೆಲಂಗಾಣ 40,000 ಎಕರೆ ಹೊಸ ಟೌನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರೇ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿದಂಥ ಟೌನ್ಶಿಪ್. ಹಿಂದೆ BJP ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ 1,000 ಎಕರೆನ ಈಗ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗಾ KDB ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ. ಬಿಡ್ದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು? ಬಿಡ್ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟೌನ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು? ಆರೋಳಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟೌನ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು? ಆ ಜಮೀನು ರೈತರು ಹೋಗಲಿಲ್ವಾ? ಈಗ ರೈತರೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿ। वहीं राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन किया और आगामी मानसून को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मानसून से पहले कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया गया है और सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। मंत्री ने बताया कि सरकार की कोशिश है कि वर्ष 2023 जैसी बाढ़ की स्थिति दोबारा न बने। इसके लिए प्रशासन और संबंधित विभाग लगातार निगरानी रख रहे हैं और हर जरूरी व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि इस बार बेहतर समन्वय और तैयारियों के साथ स्थिति को नियंत्रित रखा जाएगा। मॉनसून से पहले दिल्ली सरकार के सारे विभाग, ये हमने कंट्रोल रूम यहाँ पर कई सालों से है, आज उसको देखने आए थे कि सारी तैयारी ठीक है या नहीं है। हमारे साथ में सीनियर ऑफिसर हैं। पिछली बार भी दिल्ली में बाढ़ की स्थिति ना के बराबर में उत्पन्न हुई थी। जो हमने स्थिति देखी थी 2023 में, ऐसी स्थिति दोबारा ना हो, इसके लिए सारा विभाग, हमारा प्रशासन, डीएम और हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नवीन जी, ये खुद एक एक व्यवस्था को मॉनिटर कर रहे हैं। 3 शिफ्टों में हमारे अधिकारी यहाँ पे कर्मचारी हैं 24 घंटे। तो सारे बैराज से, सारे यमुना के ऊपर में जो ब्रिजेस हैं, पीछे से कितना फ्लो में पानी आ रहा है, डाउन स्ट्रीम में कितना है, अपर स्ट्रीम में कितना है, तो ये हर घंटे की मॉनिटरिंग उस पर रहती है। अगर बारिश ज़्यादा आती है, पीछे से पानी ज़्यादा छोड़ा जाता है, तो उसके बाद में सारे ऑफिसर्स को, सारे अक्रॉस ऑल द डिपार्टमेंट्स, हम उनको वार्निंग इशू करते हैं। उसके बाद में यमुना के ऊपर में जो भी लोग रहते हैं उनको वहाँ से खाली कराया जाता है और उनको एक टेंट में वहाँ पर सारी व्यवस्था होती है। उसके लिए भी सारे टेंडर कर दिए गए हैं। मॉनसून से पहले वहीं भारतीय मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी करते हुए आने वाले घंटों में मौसम के अचानक बिगड़ने, तेज हवाओं और भारी बारिश की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार कई इलाकों में गरज चमक के साथ तेज वर्षा और आंधी जैसी स्थिति बन सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी मौसम ने अचानक करवट ली है और अलग अलग हिस्सों में बारिश के साथ धूल भरी आंधी देखी गई। द्वारका सेक्टर 12 मेट्रो स्टेशन क्षेत्र में धूल भरी आंधी के कारण दृश्यता काफ़ी कम हो गई, जबकि पालम इलाके में हवा की रफ्तार लगभग 92 किलोमीटर प्रति घंटे तक दर्ज की गई।
मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली में तेज हवाओं की गति 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक बनी रह सकती है, जिससे पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति प्रभावित होने और यातायात बाधित होने की स्थिति बन सकती है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने, सुरक्षित स्थानों पर रहने और आवश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। वहीं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में अवैध बालू परिवहन को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि सराय अकिल थाना क्षेत्र की तिल्हापुर चौकी पर छोटे वाहनों के दस्तावेज चेक कर चालान किए जा रहे हैं, जबकि ओवरलोड बालू ट्रकों को बिना कार्रवाई के गुजरने दिया जा रहा है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि चौकी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ओवरलोड बालू ट्रक संचालित हो रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। वहीं सड़क किनारे खड़े छोटे वाहनों और सामान्य वाहन चालकों पर कार्रवाई कर पुलिस वाहवाही लूट रही है। आरोप यह भी है कि पूरी घटना जीपीएस कैमरे में कैद हुई है। मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई गई है। वहीं इस संबंध में चौकी प्रभारी का कहना है कि ओवरलोड बालू ट्रकों पर कार्रवाई का अधिकार खनन विभाग का है और पुलिस केवल सीमित कार्रवाई कर सकती है। फिलहाल मामला चर्चाओं का विषय बना हुआ है। जब मैं चौराहे पे आया तो डंपर को पास करवा रहे थे ओवरलोड। मैं उनकी जो है वीडियो बनाया जीपीएस कैमरा से कि भाई जब स्प्लेंडर चलान हो सकती है तो क्या ये डंपर ओवरलोड नहीं चलान हो सकती है। उन्होंने मुझे देखा और देखते साथ मेरे मामू की ब्रेजा थी, मेरी ब्रेजा भी नहीं थी। साइड में कच्ची रोड पे साइड में बाएं साइड दबी खड़ी थी। उसके बाद इन्होंने वहाँ से आए, कहें गाड़ी किसकी है। मैंने कहा मेरे मामू की गाड़ी है। तो उन्होंने कहा कि इसको तत्काल जो है इसका नंबर प्लेट कहाँ है। मैंने कहा सर अभी प्रिंट करवाया हूँ, हम लोगों से लड़ गई थी कल पीछे डिग्गी में, तो उसी को बनवाने के लिए गए थे, बनवा के ले आया हूँ। उन्होंने कहा नंबर प्लेट दिखाइए। नंबर प्लेट भी निकाल दिया, निकाल के दिखवा दिया गया। उसके बावजूद इन्होंने तुरंत फ़ोटो खींच करके जो जीपीएस कैमरा के फ़ोटो बनाने की वजह से इन्होंने तुरंत जो है हमको धमकी देते हुए इन्होंने गाड़ी के फोटो खींचा और चला। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लवलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। लवलेश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है इस पूरे मामले में? कौशाम्बी में अवैध बालू खनन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और पुलिस की कार्य प्रणाली भी सवालों के घेरे में इस वक्त नजर आ रही है। बताना चाहूंगा साहिल जी, कौशाम्बी जनपद में जहां एक तरफ पुलिस अधीक्षक अपनी ईमानदारी से पूरी सघन चेकिंग चलाकर शाम को गश्त पुलिस द्वारा कराया जा रहा है, ताकि जो ओवरलोड वाहन है या तो अवैध तरीके से जो वाहन चल रहे हैं या तो बिना हेलमेट के चला रहे वाहन चालकों पर नियंत्रण रखने के लिए ऐसा सघन चेकिंग चला रहे हैं। हालांकि ये जो सराय के थाना क्षेत्र में एक दिन पहले एक घटना ऐसी मामला सामने आया। वहां पास सघन चेकिंग के दौरान एक युवक बिना हेलमेट के जा रहा था, उसका चालान काट दिया गया। हालांकि कानून के दायरे में ठीक किया गया, लेकिन उसके बाद एक रोड के किनारे पर एक तेजा गाड़ी खड़ी थी, उस पर वो व्यक्ति उस समय वीडियो बना रहा था जब उस चेकिंग के दौरान ओवरलोड वाहन ट्रक से वो बालू जा रहा था। वहां पास वो वीडियो बनाया जिससे खुलना स्नैपर चौकी इंचार्ज तिल्हापुर द्वारा उसने उस व्यक्ति की गाड़ी का नंबर प्लेट चेक किया। उसके बाद उन्होंने बताया, लेकिन उसके बताने के बावजूद अन्ना करके उस युवक के पार्किंग के संबंध में 500 की चालान काट दिया। हालांकि जब चालान काटने के बाद उस युवक ने विरोध किया कि जैसे हेलमेट का चालान काट दिया गया या पार्किंग का चालान काट दिया गया, वैसे जो आपके सामने से ये गुजर रही है, आपके द्वारा ये निकाला जा रहा है ये ओवरलोड वाहन, इस पर भी चालान काटा जाए। तो उन्होंने उसे भन्नाते हुए उसे सीज करने की धमकी दी, कई तरह के आरोप भी लगाए। वो अलग पुलिस अधीक्षक से इसकी शिकायत किया। हालांकि उसके शिकायत के बाद जब फोन के माध्यम से चौकी इंचार्ज से पूछा गया कि आपने उस पर चालान काटा, तो बताया कि हाँ मोटरसाइकिल का चालान काटा और दूसरी बात तो ब्रेजा गाड़ी जो खड़ी थी तो उसका भी चालान काटा गया। जब उससे ये पूछा गया कि वाहन जो ओवरलोड जा रहे हैं उस पर चालान क्यों नहीं काटा गया, तो उन्होंने ये साफ तौर से कहा कि वो मेरे दायरे में नहीं है, वो खनन अधिकारी का मामला है। खनन अधिकारी ओवरलोड वाहनों पर चालान करेंगे या तो उसका नियंत्रण करेंगे। हालांकि सवाल के घेरे में ये आ रहा है कि क्या जो पुलिस सघन चेकिंग कर रही उन पर जितने भी बड़े वाहन है क्या उन पर ये नियंत्रण पुलिस का नहीं है? बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं जी। चलिए लवलेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पुलिस ने खनन विभाग पर पूरी जिम्मेदारी डाल दी है। कौशाम्बी में अवैध बालू परिवहन पर सवाल उठते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
वहीं बदायूं जिले के बिसौली क्षेत्र में कथित रूप से सरसों का तेल खाने के बाद 13 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। सभी पीड़ितों को उपचार के लिए बिसौली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। बीमार होने वालों में छोटे बच्चे भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार भोजन करने के कुछ समय बाद लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद एक एक कर सभी की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई, जिससे परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे। पीड़ित दानवीर का आरोप है कि उसने नगर बिसौली स्थित एक दुकान से खुला सरसों का तेल खरीदा था, जिसका उपयोग भोजन बनाने में किया गया था। उसका दावा है कि तेल की गुणवत्ता खराब होने के कारण लोग बीमार पड़े। घटना की सूचना पर खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। खाद्य सुरक्षा विभाग ने तेल के नमूने लेकर परीक्षण के लिए भेजने की कार्रवाई की है। वहीं मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर कई तरह की चर्चाएं हो रही है। जिले के अधिकारी हैं सहायक आयुष खाद्य सेकंड। अच्छा, तो आज आप चेक तो किया आपने, सैंपलिंग की है आपने? क्या शिकायत तो करी है। अच्छा, क्या कार्रवाई की उसमें? सैंपल लेकर भेज रहा हूँ। अच्छा, कुछ खामियां मिली? लैब की रिपोर्ट पे आने पर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, सैंपलिंग किस किस खाद्य वस्तु की? सरसों तेल। सरसों तेल, ठीक। जिले के अधिकारी हैं सहायक आयुष खाद्य सेकंड। अच्छा, तो आज आप चेक तो किया आपने, सैंपलिंग की है आपने? क्या शिकायत तो करी है। अच्छा, क्या कार्रवाई की उसमें? सैंपल लेकर भेज रहा हूँ। अच्छा, कुछ खामियां मिली? लैब की रिपोर्ट पे आने पर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, सैंपलिंग किस किस खाद्य वस्तु की? सरसों तेल। सरसों तेल, ठीक। जिले के अधिकारी हैं। वहीं बदायूं जनपद के हजरतपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में प्रेमी युगल की तरफ से घर से भागकर कोर्ट मैरिज करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद युवती के पिता ने गांव के ही एक युवक पर अपनी बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। पीड़ित पिता ने हजरतपुर थाने पहुंचकर थाना प्रभारी को लिखित शिकायत सौंपी और आरोपी युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि प्रेमी युगल ने आपसी सहमति से विवाह किया। दोनों ने अपनी सुरक्षा को लेकर उच्च न्यायालय में रिट याचिका भी दाखिल की और सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच सभी पहलुओं से की जा रही है। इसमें परिजनों के आरोपों और प्रेमी युगल के बयान दोनों को शामिल किया जाएगा। जांच और न्यायालय के निर्देशों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को लेकर गांव में चर्चाओं का माहौल बना हुआ है। मामला हमारे गांव का धीरेंद्र यादव, हम मौर्य जात के हैं। वो हमारी लड़की ले गए, बदमाश टाइप का है, स्टार बिल का बदमाश है और दबंग है बहुत बिगड़। आपने शिकायत नहीं की? हमने शिकायत थाने में की, फिर उतना पर शिकायत दी तो कहीं आज मिल जाएगी, कल मिल जाएगी। वो आज 15 दिन होने जा रहे हैं, आज तक नहीं मिली है। उच्च अधिकारियों को बताया? हाँ, आए कप्तान साहब के यहाँ आए, उन्होंने कहा चलो मैं कार्रवाई करेंगे। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितने दिन? आज 15 दिन होने जा रहे हैं। क्या मामला? हमारे गांव की तो प्रेमी युगल ने कोर्ट मैरिज का कदम उठाया और युवती के पिता ने अपहरण के आरोप यहां पर लगाए हैं। बदायूं का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हजरतपुर थाने में ये पूरा मामला दर्ज हुआ है। वहीं कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर पहुंचे। ये मामला पश्चिम बंगाल में लंबे समय से चर्चाओं में रहे शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें कथित तौर पर हुई अनियमितताओं को लेकर जांच एजेंसियां सक्रिय हैं। ईडी कार्यालय पहुंचने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया था और परिसर के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। पूछताछ को लेकर राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज रही और विभिन्न दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। इस पूरे मामले में जांच एजेंसी लगातार दस्तावेजों और बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं राजनीतिक स्तर पर इस घटनाक्रम को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। फिलहाल सभी की नजरें आने वाली पूछताछ और जांच के अगले चरण पर टिकी हुई हैं। तो राजनीतिक हलकों में हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है। अभिषेक बनर्जी शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में ईडी के सामने पेश हुए। कोलकाता ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई। राजनीतिक हलकों में भी इस पूछताछ को लेकर लगातार हलचलें देखने को मिल रही हैं। तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं भी राजनीतिक गलियारों से निकलकर सामने आ रही हैं। तो आज ईडी दफ्तर अभिषेक बनर्जी पहुंचे थे। शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में ईडी के सामने वो पेश हुए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन और बिहार सरकार को नोटिस जारी किया और उनसे विस्तृत जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि मामले से जुड़े सभी तथ्यों और दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लाया जाए ताकि आगे की सुनवाई में स्थिति स्पष्ट हो सके। इस आदेश के बाद
प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर हलचल बढ़ गई है, क्योंकि अब दोनों संस्थानों को तय समय सीमा के अंदर अपना पक्ष रखना होगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की सुनवाई में कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किए जाने की संभावना है। फिलहाल सभी पक्षों की नजरें सुप्रीम कोर्ट की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है, जहां यह तय होगा कि जांच और प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।